गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य 100 प्रश्न उत्तर। अभी तक हम 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर की चर्चा कर चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा और जो विभिन्न प्रकार के विद्वान थे उन्होंने जिस प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास को सभी विद्वान ने जन्मांध माना है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और प्रभु हों सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहियो जग, यह निशान नित बाजा। इस पंक्ति के लेखक सूरदास हैं। ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो आपका बी, सी और डी जो है यहाँ पे सही होगा। परंतु सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीपीएससी 2018 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं। तो सूरदास किस काल के कवि थे, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण काव्य धारा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। तो सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोहावली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दोहावली के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी सुर सारावली, साहित्य लहरी और सुर सागर के लेखक हैं सूरदास, परंतु दोहावली जो है इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी मानी जाती है। तो इनमें से सूरदास की कृति कौन सी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साहित्य लहरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सुर सागर किस भाषा में लिखा गया है। तो सुर सागर किस भाषा की कृति मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रज। तो ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं मानी जाती, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रास पंचाधई। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रास पंचाधई के लेखक सूरदास नहीं है, इसके वास्तविक लेखक हैं नंददास। तो नंददास इसके लेखक माने जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं सूरदास।
तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रसखान। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रसखान जो है इनका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रसखान। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से सम्मानित किया जाता है? तो भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से सम्मानित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंददास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नंददास को जड़िया उपनाम दिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो नंददास किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण काव्यधारा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं नंददास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदामा चरित के लेखक का नाम क्या है? तो सुदामा चरित के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंददास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नंददास सुदामा चरित के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? तो भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंददास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। भ्रमर गीत के लेखक हैं सूरदास और भंवर गीत के लेखक हैं नंददास। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास पंचाधई के लेखक का नाम क्या है? तो रास पंचाधई के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंददास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नंददास। परंतु रहीम ने भी रास पंचाधई के नाम से रचना लिखी है, तो आपका ए और सी दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई का मलार किसकी कृति मानी जाती है? तो मीराबाई का मलार किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। मीराबाई का मलार, इसके लेखक हैं मीराबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई के गुरु कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रैदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से पुष्टि मार्ग कवि कौन माना जाता है? तो इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुर। तो सूरदास जो हैं ये पुष्टि मार्गी कवि माने जाते हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुद्धाद्वैत दर्शन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, शुद्धाद्वैत दर्शन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वदीप निबंध
किसकी रचना मानी जाती है? तो तत्वदीप निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, वल्लभाचार्य तत्वदीप निबंध के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य ने। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अणुभाष्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अणुभाष्य के लेखक हैं वल्लभाचार्य, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी वल्लभाचार्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। स्वामी वल्लभाचार्य जो हैं ये कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। गोस्वामी तुलसीदास जो हैं ये राम भक्ति के अंतर्गत आते हैं, न कि कृष्ण भक्ति के अंतर्गत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी सूरदास, रसखान और कृष्णदास ये जो हैं ये कृष्ण भक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान कहाँ मिलता है? तो कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण भक्ति धारा में। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान जो है वो कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत मिलता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी हित हरिवंश। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। स्वामी हित हरिवंश ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता मानी जाती है? तो कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सनकादि संप्रदाय। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण के साथ राधा की महानता भी जो है इसकी विशेषता मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं माना जाता? तो इनमें से कौन सा जो है वो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय। ये जो है
ये कृष्ण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय ये जो हैं ये कृष्ण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय, परंतु तत्सुखी संप्रदाय जो है ये कृष्ण भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तत्सुखी संप्रदाय जो हैं ये राम की भक्ति करते हैं, तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? तो 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध जो है ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ संप्रदाय। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 84 वैष्णवों की वार्ता जो है ये वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण का वर्णन इसमें मिलता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन मिलता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छित्त स्वामी किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो छित्त स्वामी किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अष्टछाप धारा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है अष्टछाप धारा के अंतर्गत आते हैं छित्त स्वामी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल नाथ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना जो है वो 1565 में की थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1565 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की? ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल नाथ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विट्ठल नाथ। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है? तो अष्टछाप की स्थापना का श्रेय जो है ये किस आचार्य को मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल नाथ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अष्टछाप के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसके संस्थापक का नाम है विट्ठल नाथ। ये प्रश्न आपका पीजीटी में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। तो केशव दास जो हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास किसके शिष्य माने जाते हैं? तो सूरदास किसके शिष्य माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, वल्लभाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं माने जाते? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुज दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चतुर्भुज दास जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं माने जाते। बाकी सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास ये जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो इनमें से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य माना जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास जो हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। तो इनमें से एक कवि अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोविंद दास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो हैं ये कवि अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी कृष्णदास, चतुर्भुज दास और छित स्वामी ये जो हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विट्ठलनाथ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो नंददास जो हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विट्ठलनाथ। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न जो है पहले पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2005 में, फिर पूछा गया टीजीटी परीक्षा 2009 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं हैं? तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं माने जाते? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुज दास। इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं माना जाता? तो इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मलुक दास। तो मलुक दास जो है ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी सूरदास, नंददास, छित स्वामी ये जो हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? तो अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुंदरदास। तो सुंदरदास जो हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी कुंभन दास, नंददास और परमानंद दास ये जो हैं ये अष्टछाप के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हरिव्यास देव। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हरिव्यास देव जो हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी नंददास, परमानंद दास
और चित्तस्वामी ये आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी हरिदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। स्वामी हरिदास जो है ये अष्टछाप का कवि नहीं माना जाता है। बाकी कुंभनदास, चित्तस्वामी, परमानंद दास, सूरदास ये जो हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। चतुर्भुज दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, ये नाम क्या है? तो हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, तो उस नाम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सखी संप्रदाय। तो हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक का नाम है कृष्णदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, खेट कौतुकम किसकी रचना मानी जाती है? तो खेट कौतुकम किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रहीम। तो ये जो है रहीम की रचना मानी जाती है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरवे नायिका भेद के लेखक का नाम क्या है? तो बरवे नायिका भेद के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रहीम। तो बरवे नायिका भेद के लेखक हैं रहीम, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। तो ये जो है खड़ी बोली के अंतर्गत आती है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से विकल्प में रीतिकालीन कवि आता है? तो इन विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले आते हैं बिहारी, फिर मतीराम, फिर घनानंद और फिर भूषण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है ये रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। बिहारी जो हैं ये रीतिसिद्ध के अंतर्गत आते हैं, मतीराम रीतिबद्ध, घनानंद रीतिमुक्त और भूषण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था KVS परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले आते हैं रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन और फिर ठाकुर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले आते हैं रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन और फिर ठाकुर। तो ये जो है कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऋतुकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? तो ऋतुकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ये जो है ये ऋतुकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति मानी जाती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ऋतुकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो ऋतुकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, तो उस विशेषता का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋतुकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। ये बिल्कुल आपका गलत है, तो आपका सी यहाँ पे गलत होगा। बाकी ऋतुकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ये बिल्कुल सही है। ऋतुकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऋतुकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। ऋतुकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ऋतुकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है और ऋतुकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ऋतुकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो ऋतुकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अधिकांश ऋतुकालीन जो रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या रहा है? तो ऋतुयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सवैया। तो सवैया जो है ये ऋतुयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतुकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतुकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऋतुकाल के प्रवर्तक हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः ऋतुकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः ऋतुकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है चिंतामणि त्रिपाठी के लिए। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल का समय क्या है? तो ऋतुकाल का समय क्या है या समय सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1700 से 1900
रीतिकाल का समय सीमा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को जो है उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? उस विद्वान या उस इतिहासकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले ये पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2003 में, और फिर से वही प्रश्न पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2005 में। तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके नाम इन्होंने दिया है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इसके नाम दिया था रीतिकाल को कलाकाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। रसाल इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम है रसाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधुओं ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल नाम दिया था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, और अलंकृत काल नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो पहले ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में, तो अब ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधुओं ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया था रीतिकाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
मिश्र बंधु, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? तो इनमें से किसने जो है आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? तो उस विद्वान या उस इतिहासकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, छंदों का अजायब बघर कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविप्रिया के लेखक का नाम क्या है? तो कविप्रिया के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, केशव दास कविप्रिया के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका किस कवि की कृति मानी जाती है? तो रामचंद्रिका किस कवि की कृति मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रसिक प्रिया। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, रसिक प्रिया, जिसके लेखक हैं केशव दास। इसको जो है हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता के लेखक का नाम क्या है? यह प्रश्न आपका कई बार नेट में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो विज्ञान गीता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, केशव दास इसके लेखक हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? वही प्रश्न जो है फिर से पूछा गया है, इससे पहले पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2003 में, अब पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2013 में। तो विज्ञान गीता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विज्ञान गीता के लेखक का नाम क्या है? यह प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो विज्ञान गीता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, केशव दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, केशव दास। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य केशव दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य केशव दास जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाषा भूषण। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है,
भाषा भूषण जो है इसके लेखक केशव नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता इसके लेखक हैं केशव दास, परंतु भाषा भूषण जो है इसके लेखक हैं जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह इसके लेखक माने जाते हैं भाषा भूषण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा बोल ना जानई जिनके कुल के दास, ये कथन किस कवि की मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, तो इस कथन के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद ये जानते हैं किसके लेखक कौन है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही पंक्ति फिर से पूछा गया है, इससे पहले पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में, अब पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2013 में। तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। फिर से वही प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में। तो इस कथन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं केशव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी और डी। तो आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, काव्य निर्णय और रस सारांश। तो काव्य निर्णय और रस सारांश जो है ये आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाषा भूषण। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके वास्तविक लेखक हैं जसवंत सिंह। बाकी रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय इसके लेखक हैं भिखारीदास, परंतु आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि माना जाता है? तो इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भिखारीदास। तो भिखारीदास जो है ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतरंज शतीका कृति के रचनाकार का नाम क्या है? तो शतरंज शतीका कृति के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भिखारीदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। भिखारीदास शतरंज शतीका के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भिखारीदास की रचना कौन सी मानी जाती है? तो भिखारीदास की रचना जो है इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काव्य निर्णय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। काव्य निर्णय जो है ये भिखारीदास की रचना मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। रीतिमुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। ये जो हैं ये सभी रीतिमुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं, परंतु केशव दास जो हैं ये रीतिमुक्त के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ये बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए, बी और सी जो है सही है, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी, उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी राजा रुद्र ने। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवराज भूषण के लेखक कौन माने जाते हैं? तो शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूषण। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। शिवा बावनी के रचनाकार का नाम क्या है? तो शिवा बावनी के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूषण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूषण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इन्होंने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता पर कविता लिखी है। राजा छत्रसाल पर भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो ये जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं रीतिकाल के। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में, अब पूछा गया है नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। तो रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूषण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, तो दूसरे कौन थे? तो फिर से पढ़ते हैं। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, तो दूसरे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्रसाल माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भूषण दो राजाओं के
दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, तो दूसरे थे छत्रसाल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। घनश्याम जो है ये भूषण का वास्तविक नाम माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकवि भूषण की रचना इनमें से कौन सी है? तो महाकवि भूषण की रचना इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्रसाल शतक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। छत्रसाल शतक जो है ये भूषण की कविता मानी जाती है या भूषण की रचना मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण में किसका विवेचन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण के किस ग्रंथ में अलंकार निरूपक माना जाता है? तो भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार निरूपक माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवराज भूषण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो शिवराज भूषण में अलंकार निरूपक मिलता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस एक कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूषण। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में भूषण कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? तो गंग कवि का जन्म स्थान क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इटावा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। तुलसी गंग दऊ भय सुकविन के सरदार। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो तुलसी गंग दऊ भय सुकविन के सरदार। तो इस पंक्ति के रचनाकार का नाम क्या है या कवि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, भिखारी दास। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। इसके अलावा
हम हिंदी ग्रामर के भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिंदी ग्रामर के भी टॉपिक कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।